आज मौसम बहुत ख़राब था। वैसे तो सारे न्यूज़ चैनलों में सिर्फ इस आने वाले आंधी तूफान की ही चर्चा थी। हम सभी अपने अपने घरों में कैद पड़े थे। रात से ही तेज़ हवा चल रही थी। उसके घंटे भर बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली चली गई। मेरे पति जोड़ों की प्रदाह की वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। ऑफिस से आते जाते बुरी तरह थक जाते थे। मैंने घर की सारी खिड़कियां बंद की और रसोई में जाकर सादा पुलाव बनाने लगी। अंधेरे में और कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। 9:30 बजे ही हम दोनों खा पी कर सोने चले गए। पंखा न चलने की वजह से नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उठने का मन भी नहीं कर रहा था। मेरी आंख अभी लगी ही थी कि किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उठ बैठी। टॉर्च चलाकर देखा, 10:30 बजे थे। सोचा कि इस वक्त कौन होगा। आजकल तो मिलने वाले परिचित भी कभी कभार ही आते हैं, और वह भी छुट्टी के दिन। मैं धीरे से उठी। टॉर्च की रोशनी के सहारे टटोलते टटोलते दरवाजे तक पहुंची। मेरे पति पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, मेघा जरा देख कर खुलना, पहले कड़ी लगा कर देख लेना, इस इलाके में आजकल चोरियां होने लगी हैं। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर चिल्ला कर पूछा, कौन है? 2 क्षण बाद धीरे से आवाज़ आई, अम्मा मैं हूँ, रूपा। रूपा? मेरी बहू? मेरे इकलौते लाडले बेटे रमेश की पत्नी, मेरे घनिष्ठ सहेली माया की बेटी। 10 महीने पहले ही तो मैंने बड़े चाव से उनकी शादी रचाई थी। मैंने हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोल दिया। बरसात में भीगी भागी रूपा एक हाथ में सूटकेस और कंधे पर बैग लिए खड़ी थी। रूपा, इतनी रात गए? रमेश भी आया है क्या? उसने नहीं में सिर हिलाया और अंदर आ गई। मेरा दिल धड़क उठा। वह ठीक तो है ना? हाँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह कहाँ है? मेरा मतलब है, रमेश क्यों नहीं आया? वे भोपाल गए हैं, वह शांत स्वर में बोली। भोपाल? मैं चौंक गई। किसी से मिलने या ऑफिस के काम से? रेखा से मिलने गए हैं। उसका स्वर इतना ठंडा था कि लगा मेरे सीने पर बर्फ़ की छुरी चल गई हो। रेखा? मैं कुछ ज़ोर से बोली। उसी समय बिजली आ गई। रूपा ने बात बदलते हुए कहा, अम्मा मैं भीग गई हूँ, कपड़े बदल कर आती हूँ। वह सूटकेस खोलकर कपड़े निकालने लगी और फिर नहाने चली गई। मैं वहीं बैठ गई। अंदर से पति लगातार पूछ रहे थे, मेघा कौन आया है? फिर वे खुद ही उठकर बाहर चले आए। क्या बहू आई है? कुछ झगड़ा हुआ है क्या रमेश के साथ? पता नहीं, कह रही थी कि रमेश भोपाल गया है रेखा से मिलने। मैं धीरे से बोली, मुझे पता था एक दिन यही होगा। किसने तुमसे कहा था रमेश के साथ ज़बरदस्ती करने को? तुम्हारी जिद और झूठे अहम ने एक नहीं 3 लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी। लो अब भुगतो। वे बड़बड़ाते हुए वापस चले गए। रूपा कपड़े बदल कर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि वह भूखी होगी। वह सुबह की गाड़ी से चली होगी। पता नहीं रास्ते में कुछ खाया भी होगा या नहीं। वह जिस हालत में थी, लग तो नहीं रहा था कि कुछ खाया होगा। मैंने फ्रिज से उबले आलू निकाल कर फटाफट तल दिए और मसाले में छौंक दिए। फिर डबल रोटी को सेक कर उसके सामने रख दिए। वह चुपचाप खाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सीने में एक तूफान छिपाए बैठी हो। मैंने उसका बिस्तर सामने वाले कमरे में लगा दिया। वह हाथ धोकर आई तो मैंने मुलायम स्वर में कहा, रूपा तुम थक गई होगी, सो जाओ, कल सवेरे बात करेंगे। कल सवेरे मैं माँ के पास दिल्ली ही चली जाऊँगी। इतनी जल्दी? मैं हचकिचा गई। मैं तो यहाँ आपके पास सिर्फ यह पूछने आई कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी सवालिया निगाहें मुझ पर तन गई। बेटी, मैंने सोचा था, आपने सोचा कि मुझसे शादी करने के बाद रमेश रेखा को भूल जाएंगे, पर सच तो यह है कि वे एक क्षण भी उसको भुला नहीं पाए। क्या तुम्हें रेखा के बारे में सब पता है? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ, रमेश ने शादी के पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। इधर आपकी जिद थी, उधर मेरी माँ की। उस वक्त तो मैंने भी यही सोचा था कि शादी के बाद वे सब भूलने लगेंगे। पर क्या रमेश ने तेरे साथ कुछ? नहीं अम्मा, वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, पर रेखा उन पर कुछ इस तरह हावी है कि
वे मेरे साथ कभी सामान्य नहीं रहते। मुझे रमेश पर गुस्सा आने लगा। इस तरह रूपा को अकेली छोड़कर भोपाल जाने का क्या मतलब? मुझे साल भर पहले रमेश का कहा याद आया, अम्मा, रूपा को दूसरे अच्छे घर के लड़के मिल जाएंगे, पर रेखा का मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके पिता नहीं हैं, माँ बीमार रहती है, छोटे भाई बहन। तो क्या रेखा से तुम इसलिए शादी करना चाहते हो कि उसका कोई नहीं है? मैं तो उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, रमेश ने दयनीय स्वर में प्रतिवाद किया था। देख रमेश, तेरी शादी रूपा से ही होगी। मैं अपनी बचपन की सहेली माया को वचन दे चुकी हूँ। फिर शादी ब्याह में खानदान भी तो देखना पड़ता है। रूपा के पिता की 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक होटल है। तेरा कितना अरसे से फैक्ट्री लगाने का मन है। शादी के बाद चुटकियों में तेरा काम हो जाएगा। माँ, मैं किसी और के पैसे से नहीं, अपने पैसों से फैक्ट्री लगाऊंगा। फिर इतनी जल्दी क्या है? अभी 3 साल ही तो हुए हैं मुझे इंजीनियर बने हुए। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तूने ज़्यादा जिद की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। वैसे भी सहेली के सामने जलील होने से अच्छा है मर जाऊँ। फिर मैंने सचमुच भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तब मजबूरी में रमेश को मेरी बात माननी पड़ी। रमेश के हाँ कहने भर से मैं खुश होकर शादी की तैयारी में रूपा के लिए साड़ियाँ मैंने अपनी पसंद से ली, नए डिज़ाइन के गहने बनवाए। मेरे सारे दूर दराज के रिश्तेदार सप्ताह भर पहले आ गए, लेकिन रमेश को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह शादी से 1 दिन पहले घर आया। सुबह बारात जानी थी और रात को उसने मुझसे कहा, माँ, तुम्हारी जिद और झूठे अहम की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम सिर्फ एक बार रेखा से मिल लो। अगर मैंने उससे शादी ना की तो ना मैं खुश रहूँगा, ना रूपा और ना रेखा। मुझसे अपनी ममता का बदला इस तरह चुकाने को ना कहो माँ। मैं गुस्से से फुफकार उठी। अगर तुझे अपनी मर्जी से जीना है तो जहाँ चाहे शादी कर ले, पर याद रख, जिस क्षण तू उस कलमोही के साथ फेरे ले रहा होगा, तब से मैं तेरे लिए मर चुकी होंगी। फिर मैं हलवाई के पास के मिट्टी के तेल का कनस्तर उठा लाई और प्रलाप करते हुए कहा, ले रमेश, मैं खुद ही तेरे रास्ते से हट जाती हूँ। रमेश ने मुझे रोका। वह रो रहा था। मैं उसके आंसुओं को देखकर पिघली नहीं, बल्कि विजयी ढंग से मुस्कुराई। अगले दिन बारात में दुल्हा के अलावा बाकी सब मस्ती में झूम रहे थे, गा रहे थे, यहाँ तक कि नाच भी रहे थे। उनकी शादी के बाद मैं चाहती थी कि वे दोनों कहीं घूमने जाएं, पर रमेश ने मना कर दिया। 2 दिन बाद वह वापस मुंबई चला गया। मैं भी रूपा के साथ उसकी नई गृहस्थी बसाने गई। हम दोनों ने बड़े चाव से पूरे घर को सजाया। सप्ताह भर बाद मैं जब पुणे लौटी तो मन बड़ा भरा भरा सा था। लग रहा था जैसे बरसों से देखा एक सपना पूरा हो गया। मेरे गुड्डे गुड्डी का घर बस गया। उस वक्त मैंने यह सोचा ही नहीं कि जीते जागते इंसान गुड्डे गुड़ियाँ जैसे नहीं होते हैं। अगर सोचा होता तो रूपा आधी रात को अकेली आकर मुझसे यह सवाल ना पूछती। अचानक मेरी तंद्रा भंग हुई तो कहा, रूपा, तुम कल दिल्ली नहीं जाओगी, हम दोनों भोपाल जाएंगी। मैंने निर्णायक स्वर में कहा, इससे क्या होगा अम्मा? देख रूपा, रमेश तेरा पति है, उसे अब वही करना होगा जो तू चाहती है। शादी से पहले वह क्या करता था मुझे इससे मतलब नहीं, पर अब। अम्मा, आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं की? ना मुझे बीच में लाती ना। उसने प्रतिवाद किया। वह लड़की रमेश के लायक नहीं है, मैंने शुष्क स्वर में कहा। क्यों नहीं अम्मा? वह भी पढ़ी लिखी है, सुशील है। सिर्फ इसलिए आपने उसे नहीं स्वीकारा कि वह पैसे वाले घर की नहीं है, या? उसने मेरे मर्म पर चोट की। रूपा, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रही हो। मैं और माया बहुत पहले तुम दोनों की शादी तय कर चुकी थी। शादी ब्याह में खानदान का भी महत्व होता है बेटी। अम्मा, अगर मुझे पता होता कि आपने इस शादी के लिए रमेश से ज़बरदस्ती की तो मैं कभी तैयार ना होती। आपको भी तो पता था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग सीखने विदेश जाना चाहती थी। आप दोनों सहेलियों की वजह से रमेश भी दुखी हो गए और मैं भी। आपने ऐसा क्यों किया? रूपा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल दहल उठा। मैंने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, ना रो बेटी, मैं वादा करती हूँ कि शायद
उसे अब मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा था। पुणे से मुंबई और फिर वहाँ से भोपाल, हम दोनों ही थक कर चूर हो चुकी थी। मुझे पता था कि रेखा भारत केमिकल्स में काम करती है। एक बार रमेश ने ही बताया था। वे दोनों भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। रमेश छुट्टियों में जब भी घर आता रेखा का जिक्र जरूर करता, पर मेरा उससे मिलने का कभी मन ना हुआ। हमेशा यही लगता कि वह मेरे रमेश को मुझसे दूर ले जाएगी। स्टेशन के विश्राम गृह में नहा धोकर हम एक रिक्शा में बैठकर भारत केमिकल्स के ऑफिस में पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से रेखा ऑफिस ही नहीं आ रही। आखिरकार ऑफिस के एक चपरासी से रेखा के घर का पता लेकर हम वहां चल पड़ी। रूपा पूरे रास्ते शांत थे। लग रहा था जैसे वह इस नाटक की पात्र नहीं बल्कि दर्शक हैं। रेखा के घर के सामने रिक्शे से उतरने के बाद रूपा ने कहा, अम्मा आप अंदर जाइए, मैं यहीं बरामदे में बैठती हूँ। मैंने घर की घंटी बजाई। 16 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने सीधे सवाल किया, रमेश है? वह चौंक गई, फिर संभल कर बोली, वे तो दीदी के साथ हॉस्पिटल गए हैं, आप अंदर आइए ना। उसकी आवाज़ इतनी विनम्र थी कि मैं अंदर जाकर बैठ गई। घर सादा सा था पर साफ सुथरा था। वह मेरे लिए पानी लेकर आई और बोली, मैं रेखा दीदी की बहन हूँ, पूजा। मैंने अपना परिचय देने की बजाय फिर से सवाल पूछा, रमेश यहाँ कब से हैं? वे 2 दिन पहले आए थे, माँ जब से हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं तब से। उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर संयम स्वर में उसने पूछा, आप रमेश जी की माँ हैं ना? उन्होंने आपकी तस्वीर दिखाई थी। घर में और कौन कौन है? दीदी, मैं, छोटा भाई और माँ। पूजा से छोटा भाई, यानी अभी स्कूल में ही होगा। मैं उठने ही लगी थी कि पूजा बोल पड़ी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर रमेश जी को यहाँ बुला लाऊंगी। हॉस्पिटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बाहर मेरी बहू बैठी है, उसे भी अंदर बुला लाऊं। मुझे इतनी देर में पहली बार रूपा का ध्यान आया। जी अच्छा, कहती हुई पूजा बाहर चली गई। रूपा के चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत असहज महसूस कर रही है। पूजा हम दोनों के लिए चाय और नाश्ता ले आई। उसके अंदर जाते ही रूपा शुरू हो गई, अम्मा हम अब वापस चलते हैं, रमेश को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी पत्नी हो, बुरा तो हमें लगना चाहिए, मैंने गुस्से से कहा। पूजा तैयार होकर आ गई। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं, हम भी चलेंगे। मैं उठ खड़ी हुई। वह हचकचा गई। आप क्यों? चलो रूपा। मैंने भी उसे उठने का इशारा किया। एक बार मैं जो तय कर लेती थी करके ही रहती थी। रमेश तो जानता ही था कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। पूजा हॉस्पिटल पहुंचकर कुछ तेज कदमों से चलने लगी। वार्ड के बाहर तख्ती लगी थी कैंसर के मरीजों के लिए। वह निसंकोच अंदर चली गई। कुछ मिनटों बाद रमेश लगभग दौड़ता हुआ बाहर आया। माँ, आप यहाँ? मेरे पीछे खड़ी रूपा शायद उसे दिखी नहीं, पर मुझे रमेश के पीछे आती एक दुबली पतली, कंधे तक कटे बालों वाली सांवली लेकिन अच्छे नैन नक्श वाली लड़की दिख गई। मैं समझ गई कि यही रेखा है। रमेश के कुछ कहने से पहले मैं फट पड़ी। तुम्हें कुछ ख्याल भी है? तुम्हारा घर बार है, पत्नी है, माँ है, और मुझे सब पता है माँ। मैं भूलना चाहता हूँ तो आप भूलने कहाँ देती हैं? आप जरा धीरे बोलिए, यह हॉस्पिटल है। उसके स्वर में कड़वाहट थी। वह पहली बार मुझसे इस ढंग में बोल रहा था। अचानक पूजा बाहर दौड़ती हुई आई। दीदी जल्दी अंदर आओ, माँ को होश आ गया है। रेखा और रमेश तेजी से अंदर भागे। मेरे कदम भी उसी दिशा में बढ़ गए। रूपा भी मेरे पीछे चली आई। कमरे में एक कृष्णकाय महिला बड़े प्यार से रमेश का हाथ थामे बैठी थी। मुझे देखकर रमेश ने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा, आप इतने दिनों से मेरी माँ से मिलने को कह रही थी, देखिए वे आपसे मिलने आई हैं। मुझे देखकर उस महिला की आंखों में आंसू उभर आए। वह हौले से बोली, बहन जी, मैं मरने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती थी। आपका बेटा रमेश मेरे लिए देवदूत जैसा है। पता नहीं रेखा ने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो उसे रमेश जैसा। उनकी आवाज़ आंसुओं में धुल गई। मैं हतप्रभ सी खड़ी रही। अचानक रेखा की माँ का ध्यान रूपा की ओर गया। यह कौन है बेटा? रमेश ने तुरंत धीरे से कह डाला, मेरी मौसेरी बहन।
माँ के साथ आई है। रूपा के चेहरे का रंग लाल हो उठा। वह एक झटके में कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर जा पहुंची। वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर बैठकर वह सिसकियां भरने लगी। मेरी लाडली बहू रो रही थी और मेरा गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। 2 कौड़ी की महिला के सामने रमेश ने रूपा को जलील किया। उसकी यह हिम्मत! रमेश वार्ड से बाहर आया और मेरे पास ना आकर सीधे रूपा के पास पहुंचा और रूंधे स्वर से बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जलील करने के इरादे से ऐसा नहीं कहा था। उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा। दरअसल रेखा की माँ मेरी शादी के बारे में नहीं जानती। उसकी ज़िंदगी में एकमात्र आशा की किरण रेखा से मेरी शादी है। इस वक्त जब वह कैंसर के अंतिम चरण से गुजर रही हैं, मैं अपनी शादी की बात बताकर समय से पहले उसे मारना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना? रूपा की सिसकियाँ धीरे धीरे रुकने लगी। रमेश उसे बता रहा था, मुझे रेखा की माँ से बहुत प्यार मिला है। मैं घर से बहुत दूर था। मुझे कभी उन्होंने घर की कमी न खटकने दी। मैं बीमार पड़ता तो पूरा परिवार दिन रात मेरी सेवा करता। रेखा से मैंने खुद विवाह का प्रस्ताव रखा था। इस पर भी मेरी शादी के बाद उसने मुझे एक बार भी गलत नहीं कहा। क्या इस परिवार के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? मुझसे ये लोग किसी चीज़ की आशा नहीं रखते, पर अगर मैं इस वक्त इनका साथ नहीं दूंगा तो खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। रूपा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 3-4 दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। फिर भी तुम्हें सब्र क्यों नहीं हुआ? रूपा का रोना रुक चुका था। वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो रमेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। दरअसल शादी से पहले जब तुम मुझसे मिले थे और रेखा के बारे में बताया था, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। मैं तो बेकार में ही तुम दोनों के बीच आ गई। तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा रेखा और उसके परिवार को है। तुम चाहो तो अब भी अपनी गलती सुधार सकते हो। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ रमेश। मैं दिल्ली लौट जाऊँगी और फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना साकार करूँगी। मैं हक्की बक्की खड़ी रह गई। मुझे लग रहा था मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मेरे बनाए गुड्डे गुड्डी अब इंसानों की भाषा में बोलने लगे थे। रूपा, इतनी जल्दी कोई निर्णय मत लो। शादी कोई खेल नहीं है। रमेश कठोर स्वर में बोला, हाँ वाकई खेल नहीं है, पर मैं अब और कठपुतली नहीं बन सकती। रूपा दृढ़ स्वर में बोली। रेखा और पूजा हमारे पास आ गई। रेखा शांत स्वर में बोली, आप लोग घर चलिए, खाना खा कर जाइएगा। घर आकर रेखा और पूजा ने फटाफट खाना तैयार किया। बिना एक भी शब्द कहे हम सब ने खाना खाया। रात घिर आई थी। रेखा ने बाहर वाले कमरे में हम सबके सोने का इंतज़ाम किया। रेखा का व्यवहार देखकर मैं चकित रह गई। शांत, सुशील, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वह मुझसे नाराज़ है। उसे तो निश्चित ही पता होगा कि रमेश ने उससे शादी क्यों नहीं की। रात को मैं रमेश से कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि रेखा का भाई आकाश हमारे कमरे में सोने चला आया और रूपा रेखा के साथ अंदर वाले कमरे में। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने को पराजित महसूस कर रही थी, पर फिर भी हार मानने को तैयार न थी। सवेरे उठते ही रूपा ने घोषणा कर दी, मैं आज ही दिल्ली चली जाऊंगी। मैंने रमेश से कहा, देख बेटा, रूपा को रोक ले, तू उसे अपने साथ मुंबई ले जा। अम्मा, उसे कुछ दिनों के लिए दिल्ली हो आने दो। अब तुम हमारी ज़िंदगी में दखल ना ही दो तो अच्छा है। हमारी ज़िंदगी है, हम रोते या हंसते हुए इसे काट लेंगे। अब जो करना चाहती थी वह तो हो ही गया। मैं जब जानबूझकर गड्ढे में गिरा हूँ तो शिकायत क्यों करूँ? रमेश भी उसी शाम की गाड़ी से मुंबई लौटना चाहता था। उसने मुझे भी पुणे तक का टिकट ला दिया। मेरे चलते समय रेखा सामने आई ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस सहनशील लड़की के लिए कसक उठा। पूजा और आकाश हमें स्टेशन तक छोड़ने आए। रूपा की गाड़ी पहले छूटनी थी। वह पूजा से भावुक स्वर में बोली, अपनी दीदी से कहना मैं उसके बीच की दीवार नहीं हूँ। जिंदगी में रोशनी के हकदार हम सभी हैं। फिर रमेश से कहा, इस बार तुम निर्णय स्वयं लेना। रमेश ने संयत होकर कहा, इस समय तुम भावनाओं में बह रही हो। कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से काट कर फेंका नहीं जा सकता। तुम सोच कर जवाब देना, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर रूपा ने मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। रमेश ने मुझे महिला डब्बे में बिठा दिया और खुद
मुंबई जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। जो ही गाड़ी चली मुझे चक्कर सा आने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए 3 युवाओं को दुखी कर दिया। ये तीनों अब कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इनके सपने के एक हिस्से में ग्रहण लग गया और वह ग्रहण मैं हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार मैं हार गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।